नर्मदा बचाओ आंदोलन इस कार्यक्रम में हमारे बीच में जनवादी संगठन के बहुत सारे प्रबुद्ध नागरिक पधारे हैं, हम उनका बड़वानी में स्वागत करते हैं। ये वे व्यक्ति हैं जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के जीवन की सुरक्षा के लिए सोचते हैं और उस दिशा में वे काम करते हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ में बड़ी संख्या में यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित माता बहनें और नर्मदा बचाओ आंदोलन के समस्त कार्यकर्ता दुख प्रभावित और संगठन को अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से समर्थन देने वाले व्यक्तियों का सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदा बचाओ आंदोलन का लंबा संघर्ष रहा है, 39 साल से ऊपर होने आ गया है और इस नर्मदा बचाओ आंदोलन के संघर्ष में हमने इस आंदोलन के माध्यम से बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ पाया भी है। हम लोग विस्थापन क्या होता है, इसका दंश जो हम नर्मदा घाटी के लोग समझते हैं, शायद कोई लोगों को जो विस्थापित होगा वही समझता है। और इस नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेघा दीदी और आप लोगों के संघर्ष के कारण इस परियोजना में हमको बहुत कुछ हमने लड़ाई लेके पाया भी है, चाहे वो आंदोलन के माध्यम से, चाहे कानूनी लड़ाई के माध्यम से, चाहे सरकारों पर दबाव बनाकर। उसमें जो एक बड़ी बात यह कि नर्मदा बचाओ आंदोलन इस परियोजना में जो वयस्क पुत्राधिकार दिया है वो इस परियोजना के अलावा मेरे हिसाब से किसी अन्य परियोजना में नहीं दिया। जो वयस्क पुत्राधिकार का मिला है वो सिर्फ इसी परियोजना में मिला है। दूसरी बात, 60 लाख का जो पैकेज है वो भी आप लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट चीज की लाई और 15 लाख का विशेष पुनर्वास पैकेज भी आप लोग लेके आए, घर प्लाट ये सब कुछ लेके आए। लेकिन इस परियोजना में बहुत कुछ लोग अभी भी बाकी है। जो लोग प्रभावित हुए हैं, जो भूमिहीन मजदूर थे, जो नर्मदा पर निर्भर मछुआरे थे, आज उनकी क्या स्थिति है। भूमिहीन मजदूरों के पास न जमीन नहीं थी, सिर्फ मकान था, तो मकान का मुआवजा कितना मिला हमको सब मालूम है। नाम मात्र का मुआवजा मकान का मिला है, लेकिन जो उस क्षेत्र में खेती होती थी उस खेती पर मजदूरी करके अपना पूरे जीवन का पालन करते थे, उनके वयस्क पुत्रों को या उनके परिवार को न कोई जमीन मिली न कुछ और मिला, सिर्फ प्लाट मिले हैं और मुआवजा भी नाम मात्र का मिला है। जो मछुआरे नर्मदा नदी पर निर्भर थे उन मछुआरों को विस्थापित कर दिया, वे भी मात्र उनके पास मकान था, उनके पास जमीन नहीं थी। और जो मछुआरे या कहार समाज के लोग नर्मदा की पैसारों पर, नर्मदा के तटों पर जो उपज लगाते थे, चाहे हमारे डांगरे हो या कोई और स्थिति जो हम उपज करते थे, तो वो हमारी जमीन ये कई लोगों के पास पट्टे नहीं थे, सरकारी रसीदें थी, दंड रसीदें, लेकिन उनको भूमि का मालिक ने माना और उन लोगों को भी कोई मुआवजा नहीं मिला। जिसके कारण और जो नदी के अंदर जो मछुआरे नदी मछली मारकर अपना रोजगार, अपना परिवार पालन पोषण करते थे, उनके साथ आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला। अभी ये भूमि मजदूर और मछुआरे इनको घर प्लाट मिले हैं। अचानक सरकार का फरमान आया, बड़े बड़े पुलिस बल गांव में पहुंचा दिए और जबरन में खाली करके उनको 3 शहरों में लाके पटका। तो आज 3 शहर में इतने साल हो गए हैं, 3 शहरों में रहने को मजबूर है और वो सरकार 0 बैलेंस करती है और सबका हमने पुनर्वास करके कोई बचा नहीं। आज 3 शहर के सभी 3 शहर में देख लीजिए, चाहे बड़वानी का हो, समुद्र का हो या औली का हो या निसरपुर का, सब दूर लोग रह रहे हैं और सरकार ने वहां की बिजली काट दी, पीने के पानी की लाइन काट दी। ये सरकार की जाति है। लोगों के जीवन जीने पर जो मूलभूत सुविधा मिल रहे हैं उसको भी कटौती कर रहे हैं, उसको भी काट रहे हैं। जब मैं विधानसभा की बात कर लेता हूँ, बाकी तो आप लोगों की बात की है, आंदोलन पे बहुत सारी बात हुई। आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया और आप लोगों ने भी पूरा सहयोग किया और आप लोगों ने हमारे मेरे कार्यकर्ता के रूप में काम करके आपने मुझे 5 साल बड़वानी की सेवा करने का मौका दिया। उसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ और आप लोगों का ऋणी रहूंगा और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं 5 साल तक आप लोग जो भी बोलेंगे, आपका जो भी आदेश है, मैं फरमान आपका मानूंगा और आपकी बात को जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं उठाऊंगा। मैंने विधानसभा में सबसे पहली मीटिंग के अंदर जब मैं गया तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का सबसे बड़ा प्रश्न लगाया जाता है। मुझे जवाब आया नर्मदा बचाओ आंदोलन का। जब प्रश्न लगाया कि कितने लोग 3 क्षेत्र में मजबूर रहने को मजबूर है, कितने परिवार,
कितने लोगों को घर प्लाट बाकी है, कितने लोगों को विशेष पुनर्वास पैकेज का 5,80,000 रुपए बाकी है। तो शासन की तरफ से जवाब आया, हालांकि मंत्री जी ने मेरे से एक दिन बात करी थी, फिर भी जवाब आया विधानसभा में कि कोई भी बात हितग्राही शेष नहीं है, सबको विस्थापन हो चुका है, सबको घर प्लाट मिल चुके हैं, सबको 5,80 मिल चुके हैं। मैंने प्रति प्रश्न पूछा माननीय मंत्री जी से कि साहब मेरे पास आंकड़े हैं, 3 शहरों में रह रहे हैं, 5,80 लोग 5,80,000 के पात्र हितग्राही बचे हैं, उनको जीआरएस आते थे उनके पास, बावजूद भी सर आपका कलेक्टर आपका प्रशासन नहीं सुन रहा। तो और मैंने कहा आप ये जो जवाब दे रहे ये सब झूठे हैं। वहां से जवाब आता है विधानसभा अध्यक्ष महोदय का, झूठा नहीं बोलोगे आप, असत्य बोलोगे, कि जो जानकारी थी वो झूठी नहीं है, असत्य दी है, बाद में आपको कलेक्ट कर लेंगे। मंत्री जी ने मेरे को विधानसभा में आश्वासन दिया था कि हम एक दल गठित करके दुख प्रभावित क्षेत्र में भेजेंगे, लेकिन आज तक दल अभी आया नहीं। पिछले दिनों दीदी जी बैठे थे धरने पे, हम नहीं चाहते थे कि दीदी अनशन करे, लेकिन मजबूरी वर्ग ने अनशन किया, कलेक्टरों ने, कमिश्नर ने, सबने आश्वासन दिया, लेकिन जब वो कैंप लगाए तो उसकी कोई जानकारी नहीं। कैंप में जो लोगों ने आवेदन किए हैं वो कहते हैं कि रद्दी में गए, कोई प्रस्ताव कोई कलेक्टर के पास नहीं है। कलेक्टर यहाँ चाहे धार कलेक्टर और बड़वानी कलेक्टर से बात करो कि आपने जो आवेदन आए थे उनका क्या निराकरण हुआ, तो बोले कि सब जो आवेदन है वो निराधार है, आवेदन को लोगों ने जबरन किए हैं, उसमें कोई पात्र व्यक्ति नहीं है। अभी भी ये जवाब आ रहा है। ये रही बात है विधानसभा। और मैं कह रहा हूँ कि लड़ाई लड़ना पड़ेगी, विधानसभा में भी लड़ेंगे और रोड पे भी लड़ेंगे। मैं रोड पे भी लड़ाई लड़ने में सदा सामाजिक संगठनों का साथ देता हूँ। पिछले दिनों पर बहुत सारे केस ये 5-6 साल में 7-8 केस हो गए, और कोई केस ऐसे नहीं है जिसको केस को मैं दिखाऊं कि मेरे को इतने पुलिस केस मेरे को मेरे आत्मा हिंदू ने मुझे लगे कि आप ग्लानी हो कि मेरे को इतने केस है, लेकिन मेरे को खुशी होती कि वो जो केस है वो धारा 147, 144 का उल्लंघन, 188, 341 रास्ता रोकना, 169, 170 ऐसे अपराध लगा है जो जनता के लिए, जनता के साथ में लड़ने जाते हैं, वो धारा लगी। तो मैं जितनी लगा दो, जितना लगाना हो लगा दो, मैं डरता नहीं हूँ। आपको मालूम होगा हमसे साथी आए हैं तो जिला पंचायत में हमने घेराव किया था कि हमारे यहाँ महात्मा गांधी रोजगार गारंटी का स्कीम का 3-3 साल का जो मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ, उसके बदले जिला पंचायत का घेराव दलित जागरण संगठन के साथ में किया। तो साथियों, न जिला पंचायत का सीओ, न जनपद की जिला पंचायत के दूसरे कर्मचारी, जो जवाबदार अधिकारी कोई नहीं, दिन भर तहसीलदार आया, कलेक्टर आया, एसडीएम आया, मैं भी सतत फोन लगाता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। शाम को जबरन के अंदर बड़वानी के एसपी के आदेश पर बड़वानी थाने ने 10 लोगों के खिलाफ नामजद और बाकी अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। मेरे को दुख इस बात का हुआ कि उसमें मैं भी आरोपी था, तो क्योंकि मेरे को एमएलए होने के कारण मेरे को उसको विशेष न्यायालय के इंदौर में स्थापित करवाया जाना पड़ा। तो जो गरीब लोग जो उसमें थे, चाहे वो वाल्मी नासिर भाई हो, विलायती भाई हो, ऐसी महिलाएं थी बहुत सी, उनको भी मेरे साथ जो इंदौर जिसने देखा था, इंदौर की कोर्ट ने जेल देखी थी, वो मजबूरी उनको भी वहां जाना पड़ा। तो ये इस प्रकार की सरकारें हैं कि जो आप बात करने जाते हो, आप अपनी मजदूरी की मांग करने जाते हो, अपना अधिकार की मांगने जाते हो, अपने मुआवजे की मांग करते हो, तो आपके खिलाफ केस लाते जाएंगे, आपकी बातों का निराकरण नहीं होता। ये सरकार है। अभी संजय भोसले जी का एक पेंटर, संजय भोसले जी जो पेंटर है, उन्होंने यहाँ पोस्टर सोसाइटी लगाया है, मैं आज समय अखबारों में गया था। तो ये साथियों, आप नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े लोग, नर्मदा घाटी के लोग, नर्मदा किनारे रहने वाले लोग, ये चीजें आपको दिखती नहीं दिखती, अपने आंखों से दिख रहा है कि नर्मदा के अंदर जेसीबी पोखले ने मशीन लगी खड़ी है और अवैध उत्खनन चल रहा है। दीदी ने बात करी है, अवैध उत्खनन चल रहा है, चाहे वो नर्मदा का पता नहीं ठीक तरफ, लेकिन यहाँ से बात कर लो, इधर बिल्कुल से लेके बिछोड़ी इजाजत में धोती तक के पोखले ने और जेसीबियां और बड़े बड़े डंपर आ गए। बड़वानी पुलिस को, बड़वानी प्रशासन को एक ऐसे पिकअप के अंदर मजदूरी करते हुए किसान जाते हुए, मजदूरी करते हुए मजदूर जाते दिख जाएंगे, उनका चालान कर देंगे, उनको कोर्टों में 5-5 दिन तक घरे नहीं छुटेगी। लेकिन ये अवैध के उत्खनन के डंपर भर के जा रहे, प्रशासन छोड़ रहा है, न कलेक्टर को दिख रहा है, न एसपी को दिख रहा है, न थानेदार को दिख रहा है, किसको दिख रहा है? यह अवैध परिवहन हो रहा है। और साथियों, मैंने भी जानकारी निकाली और हालांकि मुझे मालूम था कि बड़वानी की नर्मदा घाटी के किनारे एक भी नदी पर रेत उत्खनन की परमिशन जारी नहीं हुई है, कोई खदान स्वीकृत नहीं हुई है। सिर्फ पार्टी ब्लॉक में वही नदी के ऊपर जो काली रेत की 2 खदान
स्वीकृत है। नर्मदा बड़वानी विधानसभा में एक भी नर्मदा की नदी के किनारे रेत खदान स्वीकृत नहीं है। फिर ये डंपर सिटी के अंदर से, शहरों के अंदर से अधिकारियों के सामने जा रहे हैं। कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है। इसकी तमाम सरकार की बातें समझिए। ये कह रहा हूँ हमको लड़ना पड़ेगा। मैं लड़ने को तैयार हूँ, आप भी साथ दो। जिस दिन अपने गाँव के अंदर ये पोखरे में आए, ये जेसीबी आए, ये डंपर आए, तो खड़े हो जाओ सामने। मैं आपको सामने खड़ा करूंगा और हम मौके से ही इन अधिकारों को बेनकाब करेंगे। और ये प्रशासन सबको दिख रहा है, ये शराब माफियाओं का और रेत माफियाओं का और जमीन माफियाओं का हाथ ऊपर से नीचे तक है। ये इसमें मंत्री से लेकर प्रशासन के सब अधिकारियों की मिली भगत है, कोई इससे छुपा हुआ नहीं है। लेकिन हमको लड़ना पड़ेगा, हम इनको बेनकाब करेंगे। बहुत सारी बातें करना है, लेकिन साथियों की समय भी बहुत है, बहुत जगह लेट होगा। और मैं समझ जाता हूँ कि मैं आपकी रेडी में नहीं आ पाया, बहुत देर हो गया। हमारे तरुण के बुजुर्ग दादा शांत हो गए थे, तो मैं उनके लिए अंत्येष्टि भी चला गया था, इसको माफी चाहता हूँ। सब साथियों को जय हिंद, जय भारत। और एक नारा दे रहा हूँ कि लड़े, ये बिल्कुल दीदी ने नदी ये जो एक आज प्राइवेट बिल यहाँ पर पेश हुआ है, इसका मैं अपनी ओर से समर्थन करता ही करता हूँ। नदी संरक्षण, नदी घाटी सुरक्षा एवं पुनर्जीवन अधिनियम बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग, बहुत अच्छी प्रस्तावना इस पर करी है और ये कानून बिल्कुल पास होना चाहिए। जहाँ तक विधानसभा की बात नहीं है, जो लोकसभा में पेश होना है, मैं हमारे पार्टी के सांसदों से भी चर्चा करेंगे और उनको कहेंगे कि आप अपनी तरफ से इस निजी बिल के रूप में लोकसभा और राज्यसभा में पेश करें। और फिर से नारा साथियों, आपका लंबा संघर्ष है, जमीन की भी लड़ाई है, नर्मदा घाटी की लड़ाई है, लड़े